दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच बयानबाजी का दौर भी जारी है। एक तरफ जहां किसान भाजपा नेताओं को आड़े हाथ ले रहे तो वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी विपक्ष और किसान नेताओं को घेरने का काम किया है। देखिए ये रिपोर्ट। कृषि कानूनों के मुद्दे को लेकर बेशक केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दौर थम गया है, लेकिन किसानों के आंदोलन को लेकर बयानबाजी का शोर अभी थमा नहीं है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक बार फिर से किसान आंदोलन के मंशा पर सवाल उठाते हुए किसान नेताओं को घेरने का काम किया है। किसान नेता बोल चुके हैं कि उनकी राजनीति करने की इच्छा है। बीजेपी को हराने में किसान नेता सक्षम नहीं है। बीजेपी को जनता का आशीर्वाद है और जब तक जनता का आशीर्वाद रहेगा, बीजेपी को सेवा का मौका इस देश में मिला है, वो करती है। वहीं दूसरी तरफ जेपी दलाल ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी पार्टियों को भी जिम्मेदार ठहराया है। किसानों के नाम पर जो लोग राजनीति करना चाहते हैं, किसानों के कंधे पर के बंदूक चलाना चाहते हैं, किसानों के नाम पर जो पिटे हुए राजनीति के वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं या किसी और पार्टी के हैं, उनको जनता स्वीकार नहीं करती, उनको किसान भी स्वीकार नहीं। कृषि मंत्री जेपी दलाल यही नहीं रुके। जेपी दलाल ने 15 अगस्त को होने वाले किसानों के विरोध को भी गलत बताया है। लोकतंत्र में ये खुशी का मौका है। बहुत ज़्यादा शहीदों ने बलिदान दिया, तब 15 अगस्त का हमें दिन देखने को मिला। और इस शुभ दिन पे भी अगर कोई अच्छे बयान देता है कोई आदमी कि भाई इस दिवस को नहीं मनाने देंगे, झंडा नहीं फहराने देंगे, तो इससे छोटी सोच हो नहीं सकती। कृषि कानूनों को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से बयानबाजी हो रही है, लेकिन दोनों पक्षों में बातचीत नहीं हो रही। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार और किसान कब बातचीत की मेज पर बैठते हैं। बल्लभगढ़ की राजा नाहर सिंह कॉलोनी में एक गाय 20 फुट गहरे खड्डे में गिर गई, जिसके बाद कई लोग गाय को रेस्क्यू करने के लिए जुट गए। तस्वीरों में दिख रहा ये नजारा बल्लभगढ़ की राजा नहर सिंह कॉलोनी का है। इस कॉलोनी में बने सीवर की गहरी गड्ढे में एक गाय गिर गई। काफी देर तक बाहर निकलने के लिए झटपटाती रही, लेकिन गाय के खड्डे में फंसे होने की भनक जैसे ही कॉलोनी के लोगों को मिली, कॉलोनी वासियों ने गाय को रेस्क्यू करने का काम शुरू कर दिया। ये राजा नाहर सिंह की कॉलोनी की घटना है, जहां कम से कम 15-20 फुट गहरे खड्डे में एक गाय गिर गई थी। जो सीवर लाइन वाला खड्डा था, लैटरिन का खड्डा, उसमें कम से कम 4 बजे की घटना है, जिसमें कम से कम 8-10 लोग गाय समिति की तरफ से भी आए थे। जो गौ रक्षा वाले होते हैं वो भी आए थे, उन्होंने भी हेल्प करी है। साथ में आसपास पड़ोस की कॉलोनी वाले भी 15-20 लोग सभी लगे हुए थे, जिसमें हाइड्रा बुलाई हुई थी, ट्रैक्टर और फिर गटर खाली करने वाला वो भी बुलाया था, जो खाली करके कम से कम 3-3.5 घंटे बाद गाय निकल पाई है। लगातार 3 घंटे तक गाय को इस गड्ढे से बाहर निकालने की कश्मकश जारी रही। इस बीच तस्वीरों में दिख रहे इस क्रेन और भीड़ के सहयोग से गाय को बाहर निकाला गया। ये लापरवाही है लोगों की, खुद की लापरवाही है लोगों की। और क्या? तो कहाँ गिरी है? कौन सी कॉलोनी है जहाँ पर ये जी? हम पे अभी थोड़ी देर पहले फोन आया था कि सेक्टर 3 पेट्रोल पंप के पीछे एक गाय गिरी पड़ी है। तो जैसे ही हम पे फोन आया, हम सीधे ही आ गए यहाँ पे। पूरे कपड़े गंदे हो गए, पूरे मतलब कि आप गाय निकाल दी आपने? हाँ, गाय निकल गई जी पूरी, सकुशल निकल गई है, सब बढ़िया जी। बाकी अभी इसका ट्रीटमेंट रह रहा है, और ट्रीटमेंट भी साथ ही साथ अभी कर देंगे नहा धो के। बारिश के इस मौसम में इस खड्डे का यूं खुले रहना मतलब किसी अनहोनी को दावत देने जैसा है। जरूरत है कि किसी अनहोनी से पहले ही सतर्कता बरती जाए, क्योंकि किसी एक की लापरवाही कई पर भारी पड़ सकती है। करनाल में स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में नजर आया है, जहां पर कलवेड़ी गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से एक क्लिनिक पर छापेमारी की गई, जहां से एक फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। देश हो या प्रदेश, कुछ लोग अपनी जेब भरने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं, और इन्हीं में कुछ ऐसे लोग हैं झोला छाप डॉक्टर, जिसे फीवर का इलाज करना नहीं आता, जिसे दवाओं की कोई जानकारी नहीं,
वो फर्जी इलाज कर लोगों की जान खतरे में डालने में जुटे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है करनाल के गांव कलवेड़ी में, जहां ये झोला छाप डॉक्टर लोगों का खुद से दवाइयां देकर इलाज कर रहे हैं। ये डॉक्टर गांव में 20 साल से क्लिनिक चला रहा था। किसी ने शिकायत की, स्वास्थ्य विभाग की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची, जिसके बाद दवाइयों को सील कर दिया गया और डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। जो रमेश है यहाँ पे, जो व्यक्ति जोड़ा छाप डॉक्टर के तौर पर यहाँ पर गांव में काम कर रहा है, गांव कलवेड़ी में, एक कंप्लेंट के माध्यम से हमें पता चला था कि भाई यहाँ पे कलवेड़ी गांव में रमेश अपनी डॉक्टरी प्रैक्टिस की दुकान जो है चला रहा है। तो उसके आधार पर सिविल सर्जन कार्यालय से एक टीम बनी थी, जिसमें डॉक्टर संदीप अब्रोल और मुझे शामिल किया गया है, जिसकी जांच के लिए हम यहाँ गांव में आए थे। आगे जो है रमेश वहाँ मौके पर क्लिनिक पर उपस्थित मिला। यहाँ से 40 किस्म की जो दवाइयाँ हैं उनको जब्त किया गया है मौका पर, और उससे पूछताछ भी की गई उसकी डिग्री की, लेकिन वो कोई वैलिड लाइसेंस या डिग्री इसको क्लिनिक को चलाने के लिए नहीं दिखा पाया है। ना ही उसने मौके पर कोई दवाइयों के कोई रिकॉर्ड रजिस्टर कोई प्रोड्यूस किया है जिसमें वो उसकी सेल परचेज रिकॉर्ड रख। सिविल सर्जन करनाल के माध्यम से एक ये डॉक्टर रमेश की जो गांव कलवेड़ी का है, इसकी हमारे को एक कंप्लेंट मिली थी, जिसकी जांच कमेटी सिविल सर्जन करनाल ने मेरी यानी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी कुंजपुरा और डीसीओ मैडम ऋतु महिला की बनाई थी। उसी कंप्लेंट के ऊपर आज हमने गांव में आकर जब इसको चेक किया तो इसके पास कई सारी हमारे को दवाइयां मिली। इससे हमने ये भी पूछा कि आपके पास कोई प्रैक्टिस करने का लाइसेंस है, तो वो भी ये कोई हमारे को दिखा नहीं पाया। और जो दवाइयां इसके पास मिली हैं उनको सबको सीज करके कानून के हिसाब से जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। ऐसे बहुत से झोला छाप डॉक्टर्स हैं जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, बिना डिग्री बिना जानकारी के लोगों का इलाज कर देते हैं। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। तो बिहार की डिग्री हरियाणा में कहाँ से चलेगी? नहीं, वो तो देखो चलेगी ना चलेगी, वो वहाँ की डिग्री मेरे पास है, ठीक है ना। और ये दवाइयों का बिल वगैरह कुछ ऐसा भी नहीं है? दवाई का बिल कोई, हम तो 2-4 मेडिसिन लेते हैं, वही मतलब एक सिंपल कागज पे लिख के ले जाते हैं। एक्सपायरी भी नहीं की है दवाइयाँ? एक्सपायरी नहीं है दवाइयाँ। जो भी कार्रवाई होगी वो जो सिविल हॉस्पिटल वाले लिख कर देंगे, उसी हिसाब से होगी, उसी कानूनी कार्रवाई उनके हिसाब से होगी। अरेस्ट पूछताछ करेंगे। देश प्रदेश में झोला छाप डॉक्टर्स की तादाद बढ़ गई है। ऐसे में शासन प्रशासन को इस और ध्यान देने की जरूरत है ताकि इन लोगों पर शिकंजा कसा जा सके। सोनीपत में जहां कुछ चोरों ने एक किराना स्टोर पर चोरी की घटना को अंजाम दिया, तो वहीं पंचकुला में बाइक सवार बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया है। तस्वीरों में दिख रहे इन चारों युवकों ने चंद ही सेकंड में किराना स्टोर का शटर उखाड़ दिया और उसके बाद महज 15 सेकंड में 2 चोरों ने गल्ले को उखाड़कर उस पर हाथ साफ कर दिया। इस वारदात में 4 लोग शामिल थे। ये लोग बड़ी ही आसानी से आए और किराना स्टोर को तहस नहस कर वहां से फरार हो गए। एक परचून की दुकान है मनीष गोयल की, उससे स्टर वगैरह पाड़ के गुंडी वगैरह के पूरे सीसीटीवी भी सामने आई है। हाँ, एक सीसीटीवी फुटेज अब प्राप्त हुई है और हम जल्दी जोरों तक पहुँचेंगे। सीसीटीवी में क्या दिखाई दे रहा है सर? कुछ देखा हो? सीसीटीवी फुटेज में देख रहा है 3-4 आदमी हाथ से स्टर को उठा रहे हैं और इसमें मामला दर्ज कर लिया। हाँ, FIR दर्ज हो गई है, कार्रवाई जाएगी, जल्दी तक पहुँचेंगे, रोकेंगे, तेज प्राप्त हो गया। और गले को तोड़ा है, उसमें जो नग था वो निकाल लिया है और साथ में बीड़ी सिगरेट के डब्बे रखे हुए थे वो उठा लिए। कितना कैश था? कैश था जी 4 से 5 हज़ार। तो वहीं दूसरी ओर पंचकुला का सेक्टर 15 एक बार फिर से चेन स्नैचिंग की वारदात का गवाह बन गया। दिन दहाड़े 2 बाइक सवार युवक आए, 2 महिलाओं के गले से चेन छीनकर फरार हो गए। 5 बजे के करीब शाम को सेक्टर 15 की रहने वाली एक लेडीज, उसकी बाजार से वो वापस अपने घर की तरफ आ रही थी, तो रास्ते में 2 अननोन युवक हैं जिन्होंने स्प्लेंडर बाइक लाल कलर की यूज़ की है, उन्होंने उनकी चेन स्नैच कर ली है। हमारे पास उन दोनों लड़कों की फुटेज आ रही है। फुटेज के आधार पर शीघ्र ही उनकी
गिरफ्तारी कर ली। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कार्यवाही में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। बहादुरगढ़ में अवैध उगाई करने वाले गिरोह ने उद्योगपतियों की नाक में दम कर रखा है। प्रति वाहन प्रति चक्कर के हिसाब से वाहनों से अवैध वसूली की जाती है। टिहरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की वजह से बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ जहां बंद सड़कों की वजह से उद्योगपतियों को नुकसान हो रहा है, तो वहीं अवैध वसूली करने वाले गिरोह ने भी उद्योगपतियों की नाक में दम कर दिया। जिन कच्चे पक्के रास्तों से उद्योगपति अपने माल की सप्लाई राजधानी दिल्ली को करते थे, उन रास्तों पर लोगों ने वाहन चालकों से अवैध वसूली शुरू कर दी। ये अवैध वसूली बहादुरगढ़ के आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में आने वाले व्यावसायिक वाहनों से होती है। प्रति वाहन प्रति चक्कर के हिसाब से अवैध उगाही की जाती है। पर गाड़ी को जब भी गाड़ी जाने देते, नहीं तो नहीं जाने देते, गालियां देते उल्टी सीधी। दिन में कितनी बार भी आओ चाहे कितनी बार आओगे उतनी बार देने पड़ेंगे। हर बार 50 रुपये? हाँ जी, रास्ते इतने खराब है, हम बहुत परेशान है, गाड़ी हमारी फंसती है, हमारे पैसे बहुत लगते हैं, हमारे को कमाई नहीं, भूखे खाने मरने की नौबत आ गई है। जो छोटी गाड़ी वाले उनसे 50 है, बड़ी वाली से 100 रुपये। कौन लोग बैठे हैं यहाँ पे? ये इनकी जमीन है, वो बैठे हैं ये रेखा बदरपुर वाले। और अगर सरकार को हमारी वोटों की बात है तो हमारा 6.5-7 लाख वर्कर है। अगर हम सारे के सारे अपने उद्योग वैसे ही बंद है, हम सारे के सारे सड़क पे आ जाएंगे। सुरक्षा के नाम से जो बॉर्डर रोका हुआ है उसको खोला जाए, ये निवेदन है। हम किसानों के विरोधी नहीं है, उनका भी मौलिक अधिकार है, लेकिन हमारा भी अधिकार है, हमें भी अपने व्यापार चलाने हैं। तो इसके लिए गुजारिश है हमारे रास्ते खुलवाए जाए, नहीं तो हम मजबूरी में हम सब सड़क पे आने के लिए तैयार हैं। उद्योगपति इस बाबत में पीएम से लेकर सीएम तक शिकायत कर चुके हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन भी अवैध वसूली गिरोह पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि उन्हें लेबर को लेकर सड़कों पर आना पड़ेगा। माल की आवाजाही की दिक्कतों से फैक्ट्री बंद होने की नौबत आ खड़ी हुई है। परेशानी क्या है? परेशानी घर अलग है, हमारा बाहर हो गया, हम तो बिल्कुल कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, ऐसे ही हाथ में टिफिन लेके चलते हैं, चाहे गाड़ी वहाँ खड़ी करके आते हैं, पैदल आते हैं। आगे कीचड़ दुनिया भर की है, यहाँ कोई ध्यान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। साहब है साथ में, साहब भी परवाह नहीं करते हमारी। गेट लगा रखा है, आगे गेट लगा रखा है, उनके लिए है गेट, हमारे लिए थोड़ी है। आगे दिल्ली है, ये हरियाणा है, उन्होंने अपना गेट लगा रखा है। वो कहते हैं हमारा एरिया जुरिडिक्शन में तुम थोड़ी आओगे, हमारे तो वो बिजनेस पॉइंट है। वो सरकार से भैया हमारा कोई रास्ता बने, कोई हमारे आने जाने का हिसाब हो, हम कहीं काम वाम कर सके आराम से। भी पैसा लगा के भी हम काम नहीं कर रहे। एक्सपोर्ट का भी है, एक्सपोर्ट के ऑर्डर नहीं है, कोई बायर नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं है। उद्योगपतियों ने स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि शिकायत मिलने के बावजूद स्थानीय प्रशासन ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। पानीपत में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार भरे ट्रक ने मजदूरों से भरी बस को टक्कर मार दी। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मजदूरों से भरी ये बस बिहार से रवाना तो हो गई, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हादसे का शिकार हो गई। बिहार से निकली ये बस जैसे ही पानीपत के खादी आश्रम पहुंची, एक तेज रफ्तार ट्रक ने इस बस को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस की पड़खच्चे उड़ गए। तो वहीं इस हादसे में 2 मजदूरों समेत एक बच्चे की मौत हो गई। हमारे को सूचना मिलते ही मौके पहुंच गए थे। मौके पर एक गाड़ी थी, सवारी उतार रही थी, बस आजमगढ़ से पटियाला जा रही थी और उसमें सवारी थी 40-42। पीछे से टक्कर मार दी ट्रक ने और उसी समय इंजर्ड को वहाँ से हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया। उसमें से 3 की मौत हो चुकी है और 8 आदमी रोहतक के लिए रेफर किए। डॉक्टर साहब ने बयान लेकर मुकदमा दर्ज कर दिया पूरी तरह। बस खड़ी थी, बस में सवारी उतार रहे थे, पीछे से ट्रक वाले ने टक्कर मार दी। ऑर्डर पता लगा रहे हैं। दरअसल मजदूर बिहार से पंजाब में काम की तलाश में जा रहे थे, लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि रास्ते में किसी और की गलती इन पर भारी पड़ जाएगी। ये खादी आश्रम के पास एक्सीडेंट हुआ है,
ठीक है, बस में थे, यूपी से पंजाब में जा रहे थे। ठीक है, हमारे पास टोटल 16 पेशेंट आए थे। 16 में से 2 स्टेबल है, बाकी 16 इंजर्ड थे। उसमें से 3 एक्सपायर हो गए हैं। ठीक है, 2 ब्रॉडेड थे, एक को रेफर किया था, वो वापस आ गए। फिलहाल पानीपत पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस आरोपी के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करती है। भिवानी में एक युवती के अंतिम संस्कार को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। युवती के परिजनों ने युवती के ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए। इसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और युवती का अंतिम संस्कार करवाया गया। इस मां के हर आंसू का हिसाब होना चाहिए। इस परिवार के साथ इंसाफ होना चाहिए। इस मां ने अपनी बेटी को बड़े ही नाजों से पाला था, लेकिन वही बेटी आज दहेज की भेंट चढ़ गई। दहेज जैसे दंश ने आज इस परिवार को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया। भिवानी के रहने वाले इस परिवार ने 14 नवंबर 2019 को भिवानी के रहने वाले युवक से अपनी बेटी की शादी की थी, लेकिन बेटी की विदाई को अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि इस परिवार के सामने बेटी की अर्थी पड़ी है। इसके साथ इसकी शादी हुई थी 1.5 साल पहले। शादी के बाद से ही इन लोगों ने इसके साथ मार पिटाई झगड़ा और ताने मारने दहेज के लिए, ठीक है जी, शुरू कर रखे थे। 1.5 साल से लड़की यहाँ परेशान थी। ठीक है, अब ये 3-4 दिन से घर में जो भी कलेशबाजी चल रही थी। ठीक है, लड़की अपने घर जाना चाहती थी, उसको घर नहीं जाने दे रहे थे। ठीक है, ना अपने माँ बाप के पास फ़ोन करने दे रहे थे। ठीक है जी, उसके बाद 4-5 दिन से इन्होंने घर में कोई जहर के जो भी पैकेट ला के रख रखा था, और वो लड़की को इन्होंने अपने माँ ने और उसके दोनों बेटों ने मिलकर, निर्मला देवी जो उसकी सास थी और कमल जो उसका घरवाला और दीपक जो लड़की का देवर है जी, मृतक का देवर है, उन्होंने उसको जहर दिलाया। दरअसल भिवानी की रहने वाली निक्कू की शादी भिवानी में ही रहने वाले कमल नाम के युवक से हुई थी। इस दौरान निक्कू के परिजनों ने युवक के परिजनों पर आरोप लगाया कि मृतका को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों के आरोप तो यहाँ तक हैं कि ससुराल पक्ष ने ही उनकी बेटी को जहर देकर मारा है। लड़की आंगन में पड़ी हुई थी और चिल्ला रही थी। उसने कहा भी मेरे को सल्फास दे दिया, जहर दे दिया इन लोगों ने। ठीक है जी, जब वो उसको उठाकर उनको घर में बुलाया किसी को, तो ये सभी अपने अलग अलग कमरे में घुसे हुए थे। ठीक है जी, लड़की का देवर और लड़की का घरवाला और लड़की की सास, उनके बुलाने पर वो लोग बाहर निकल के आए हैं। परिजनों की माने तो ससुराल पक्ष ने मृतका का अंतिम संस्कार करने से भी साफ मना कर दिया। परिजनों और ससुराल पक्ष में अंतिम संस्कार को लेकर जमकर हंगामा हुआ। आखिर में परिजन मृतका के शव को लेकर लघु सचिवालय पहुंचे और न्याय की मांग की। कमल शर्मा व इसके परिवार के 5 सदस्य हैं, इनके विरुद्ध FIR दर्ज कर ली गई है और पोस्टमार्टम करा के नाश वारसान को दे दी है। नहीं, अब देखो, एक तो सामाजिक बात है, किसी का बच्चा आ जाता है, इतनी शादी ब्याह खर्चा लगता है आजकल, तो रोज़ तो थोड़ा करते ही हैं। बाकी ऐसी कोई हम मौजूद रहे हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखा है, बिगड़ने नहीं दिया, समझा बुझा के उनका अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब देखना होगा कि पुलिस इन दहेज के लोभियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। बहादुरगढ़ में पुलिस ने एक नकली सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी सब इंस्पेक्टर बनकर किसानों की सेवा कर रहे डॉक्टर से पैसे ठग रहा था। आज की युवा पीढ़ी नशे की दलदल में डूबती जा रही है। यहाँ तक कि युवा नशे के इतने आदी हो गए हैं कि नशे के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। ताजा मामला बहादुरगढ़ का है। तस्वीरों में खाकी वर्दी में नजर आ रहा ये युवक खाकी की हनक दिखाकर लोगों से पैसे अटता था। कारण है नशे की पूर्ति करना। नकली सब इंस्पेक्टर बनकर ये युवक रौब दिखाकर लोगों को डराता था, उनसे पैसे की मांग करता था और इस नकली सब इंस्पेक्टर की पत्नी गेस्ट टीचर और पिता सरकारी मुलाजिम है। नकली सब इंस्पेक्टर ने आंदोलनकारी किसानों की सेवा कर रहे एक चिकित्सा कर्मी से रुपए ऐंठे थे। डॉक्टर से आरोपी ने 1500 रुपए की ठगी की थी और दोबारा पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से 1500 रुपए की रिकवरी भी की गई। जय कुमार है, जिसने कल सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस की वर्दी डाल रखी थी और वर्दी पहनकर किसानों के वहाँ घूम रहा था। तो किसी किसान से इसने 1500 रुपये मांगे होंगे, तो उन्होंने फिर शिकायत कर दी, उसको वहीं रख लिया
और पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची और जो उसको वेरीफाई करके वहीं से गिरफ्तार कर लिया और इसे 1500 रुपये रिकवर कर दिए। क्या बैकग्राउंड से कौन है ये, कुछ पता चला? ये भादुड़ का रहने वाला ही है और ये पास भी है, नशे का आदी है, इसलिए नशे के सब करने के लिए, अपनी पूर्ति करने के लिए लोगों से ऐसे अब इसको गिरफ्तार कर लिया। इसके जो डिस्क्लोजर है उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है, लेकिन देखना ये होगा कि आखिर पुलिस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पंचकुला के रहने वाले हितेश्वर शर्मा ने 99.8% अंकों के साथ 12वीं कक्षा में टॉप किया है। वो 8 के छात्र हैं और उनका नाम ऑल इंडिया टॉपर्स की सूची में शामिल किया गया है। हरियाणा में सीबीएसई की 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने वाले पंचकुला से कक्षा 12वीं के छात्र हितेश्वर शर्मा ने ऑल इंडिया टॉप किया। बता दें, पीएम मोदी ने 4 जून को देश के सभी टॉपर्स के साथ बातचीत की थी, जिसमें हितेश्वर ने फिर टॉपर बनने का भरोसा जताया था और रिजल्ट आने पर वो भरोसा सच साबित होता नजर आया। पंचकुला के हितेश्वर ऑल इंडिया टॉपर बने हैं। हितेश्वर शर्मा ने आर्ट्स संकाय में 99.8% अंक हासिल किए हैं। सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन में 100 नंबर मिले हैं, जबकि अंग्रेजी में हितेश्वर शर्मा ने 99 नंबर हासिल किए हैं। हितेश्वर ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी करेंगे। एक शानदार क्रिकेटर भी है हितेश्वर शर्मा। पंचकुला के सेक्टर 15 भवन विद्यालय के छात्र हितेश्वर शर्मा आगे चलकर आईएएस बनना चाहते हैं। उनके पिता आशुतोष राजन हरियाणा में एक्साइज कलेक्टर हैं, वहीं मां मीनाक्षी शर्मा हाउसवाइफ हैं। हितेश्वर शर्मा अपने पिता आशुतोष राजन को अपना रोल मॉडल मानते हैं। वहीं हितेश्वर ने 12वीं की परीक्षा देने वालों के लिए कहा कि 2 महीने की पढ़ाई के बाद कोई टॉपर नहीं बन सकता, इसलिए निरंतर प्रयास करने की जरूरत है। हितेश्वर शर्मा ने साबित कर दिया कि अगर पूरी लगन से पढ़ाई की जाए तो टॉपर बना जा सकता है। हितेश्वर के टॉप करने के बाद उनके पूरे परिवार में खुशी का माहौल है।